सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग करने वाले हैं इमरजेंस ऑफ गांधी यानी गांधी जी का उदय। ठीक है, तो देखते हैं गांधी जी का उदय, लेकिन उससे सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम तुम लोगों ने मीम देखा है, वो क्या कहना चाहते हैं हम गांधी जी के बारे में? वो बंदा फिर रुकता नहीं है, गांधी जी का नाम, गांधी जी के पिता का नाम, और गांधी जी के पिता का नाम बताता है मोहनदास करमचंद गांधी। रिपोर्टर पूछता है फिर गांधी जी का नाम क्या था? गांधी जी का नाम तो बापू जी था। ठीक है, तो खैर फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। मदर का नाम पुतलीबाई गांधी, फादर करमचंद गांधी। पॉलिटिकल गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले ही जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ठीक है, और अफ्रीका में अगर बात करेंगे तो अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे कहाँ पर, इंग्लैंड में। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका में गए और साउथ अफ्रीका में इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट किया 1894 में। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया 1903 में। फिनिक्स फार्म सेटअप किया 1904 में, और टॉलस्टॉय फार्म 1910 में। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटते हैं इंडिया में, और इसी दिन को आपको पता होना चाहिए वे सेलिब्रेट एज दी NRI डे। ठीक है, इसी दिन को प्रवासी या भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन 1916 की अगर बात करेंगे, 1916 में तो गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिली थी, और वो थी जब BHU का इनाग्रेशन हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जिसको कि मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था। तो उसके इनाग्रेशन में इनका सबसे पहले पब्लिक अपीयरेंस था। देन 1917 और 18 में इन्होंने बैक टू बैक 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स किए आफ्टर 1 साल का भारत भ्रमण करने के बाद, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह इन्होंने लीड किया, जहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए चंपारण जगह है बिहार में, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला करके एक थे। उन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि प्लीज़ आइए और हमारी मदद करिए इस तिनकठिया सिस्टम को हटाने में। तिनकठिया सिस्टम क्या था कि जबरन 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे इंडिगो कल्टिवेशन करने के लिए बोला जा रहा था कि आपको 3/20 पार्ट में नील की खेती करनी ही करनी है। इंडिगो से आप रिकॉल कर सकते हैं इंडिगो रिवोल्ट जो 1859 में हुआ था, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। दिगंबर बिस्व विश्वास ने इसको लीड किया था। एंड जो दीन बंधु मित्रा थे, उनका जो प्ले था नील दर्पण, उसने हाईलाइट किया था उस प्रॉब्लम को, है ना। 1918 में आते हैं 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में चंपारण और 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद में अनुसुईया सारा भाई ने इनवाइट किया था। ये कौन थी? तो एक्चुअल में ये था क्या, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो जो मिल ओनर्स थे उन्होंने प्लेग बोनस हटा लिया था, क्योंकि 1914 से लेकर 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इन्फ्लेशन बहुत भयंकर बढ़ चुका था, तो ऐसा वर्कर्स का डिमांड था कि हमारा वेजेस में हाइक होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक है, और हमें जो प्लेग बोनस है वो सब मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या किया, वो जो अहमदाबाद के जो मिल ओनर्स थे उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से ये पहली हंगर स्ट्राइक हुई, जिसको हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। अपना चंपारण पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सी से चंपारण, सी से सिविल डिसोबीडियंस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके CGL मेंस में इस बार। खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो दिस वाज रिगार्डिंग टैक्स कलेक्टेड। अब हुआ क्या था कि 1918 में बहुत ड्रॉट आ गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। किसान बोल रहे थे हम टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ, टैक्स तो भाई तुम्हें पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर रोल में आते हैं गांधी जी, और इसको लीड करते हैं सरदार पटेल। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ता है, और 1 साल के लिए उन्हें जो टैक्सेस हैं उनको सस्पेंड करना पड़ता है। तो बैक टू बैक 3 सक्सेस के बाद गांधी जी वॉज इन नो मूड टू स्टॉप। ठीक है, तो गांधी जी अभी क्या करते हैं, गांधी जी भी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। यार बताने की ज़रूरत है क्या, देख चुके हैं पहले। मोंटेग्यू फॉर रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, देख चुके हैं। एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट को इसने एक्सटेंड किया। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसने सबसे पहले मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया, यानी पृथक निर्वाचन दिया। एंड उसके बाद इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट आई थिंक समझते होंगे आप, कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, तो सिर्फ मुस्लिम बंदा ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, और मुस्लिम ही वोट भी कर सकते हैं। जैसे आज रिजर्वेशन होता है कि भाई दलित सीट आई है ना, तो ऐसा ठीक है, दलित खड़ा हो सकता है चुनाव में, ठीक है, यानी कि एज अ कंटेस्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दलित ही वोट करेंगे। अगर वो करेंगे तो उसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, जो इंडिया में नहीं है। ठीक है, वो पहले होता था, ये जैसे जो है ना होता है 1909 1919 के टाइम पे। आप वोट तो हर कोई कर सकता है ना, चाहे कोई भी खड़ा हो। तो
और इसने क्या लाया, डेरकेट प्रोविंसेस, है ना। ये हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट्स उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में बांटा गया था, देन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर रिजर्व और ट्रांसफर्ड में बांटा गया था। रिजर्व में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखे गए थे, ट्रांसफर में थोड़े से कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रखे गए थे, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया था सेंटर में। और ये पूरा काम रिवर्स करने का 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने किया था। कैसे, प्रोविंसेस से डायरेक्ट हटा के उनको ऑटोनॉमी दे दी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और डायरेक्ट को वो ले आया था सेंटर में। और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिल रखा था सेंटर को, वो भी दे दिया प्रोविंसेस को, लेकिन सारी में नहीं, 6 आउट ऑफ 11। और उसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था, बिकॉज इसमें प्रोविंसेस कभी, प्रिंसली स्टेट्स कभी एग्री किए नहीं थे, इसलिए। अब रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी करते हैं 1919 में। अब मेन इसका कारण क्या था, व्हाट वाज द मेन रीज़न? तो मेन रीज़न था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट को हम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि सिडनी रॉलेट ने इसको सजेस्ट किया था, कंपोज किया था, इसलिए इसको सिनोनिमसली रॉलेट एक्ट बोल दिया जाता है। एंड गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला, काला कानून बोला, काला अधिनियम बोला। क्यों? क्योंकि इसमें, जैसे मैंने आपको अगर रिकॉल करो, पिछले लेक्चर में बताया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1915 में, टू सप्रेस द गदराइट्स। और गदराइट्स, गदर मूवमेंट वाले, गदर पार्टी वाले, 1913 में जो गदर पार्टी बनी थी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, करतार सिंह, ये तो ये सब लोग गदर पार्टी के फाउंडर्स थे। और मेनली ये सब विदेश में रह रहे थे, ठीक है। और बाकी भी विदेशी आ रहे थे इंडिया में, या फिर कोई इंडियंस जो विदेश में जाके फिर रेवोल्यूशनरीज आइडिया को यहाँ स्प्रेड कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए, निकलो यहाँ से, तो वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था। और खासकर वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस समय, तो वो एक टेम्प्रेरी एक्ट था, मतलब कि उस टाइम पे सिचुएशन ख़राब ना हो, इसलिए टेम्प्रेरी तौर पे लाया गया था। ब्रिटिशर्स ने सोचा यार ये सही है, इसको तो परमानेंट अब अप्लाई कर देना चाहिए, तो भाई इसको परमानेंट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इसमें यह था कि भाई हम आपको 2 साल की सीधा जेल में डालेंगे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के। अगर हमें कुछ भी ऐसा फिशी लगा कि भाई तुम कुछ हरकतबाजी कर रहे हो, तो हम बिना साक्ष्य के तुम्हें डाल देंगे, और तुम्हारा कोई ऐसा वो भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा ट्रायल वायल चलेगा कोर्ट में, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सरप्राइज थे सब लोग। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आपको मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मॉडरेट तो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, सो दैट कि कुछ मिलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सपोर्ट में अगर करेंगे तो कुछ खुश होकर हमें देंगे, लेकिन क्या मिला? ये मिला। तो और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, रॉलेट एक्ट ही मिला, ठीक है। तो 6 अप्रैल को ये सत्याग्रह लॉन्च करते हैं गांधी जी, और 9 अप्रैल को अरेस्ट हो जाती है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की। और इसी अरेस्ट के वजह से, इसी अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए और बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, जो कि अमृतसर में पड़ता है। और यहाँ पर जनरल डायर, कौन? माइकल ओ डायर नहीं, ध्यान रखना, जनरल E.M. डायर, ये क्या करता है? ओनली एग्जिट जो गेट होता है जलियांवाला बाग का, उसको करवाता है बंद, और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की हो जाती है डेथ, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? रेगिनाल्ड डायर, ठीक। लेकिन उधम सिंह, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के जाते हैं लंदन में, वो माइकल और डायर को उड़ा देते हैं। क्यों? डायर कन्फ्यूज़न हो गया? नहीं, ये डायर मर चुका था, तो उन्होंने क्या सोचा, ये मर चुका तो लाओ इसी डायर को मार दे। नहीं, एक्चुअल में जब ये इसने मारा था, तो ये समय इसने, ये भी इंडिया में था, ठीक है, और इसने सपोर्ट किया था रेगिनाल्ड डायर के इन करतूतों को, तो उस वजह से माइकल और डायर को निशाना बनाया था उधम सिंह जी ने, ठीक है, जिन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के गए थे वहाँ पे, द ग्रेट आर वेटरन उधम सिंह जी, ओके। देन बात करते हैं रविंद्रनाथ रिटर्न नाइटहुड टाइटल एंड गांधी रिटर्न केसरी हिंद टाइटल। कब? जब ये जलियांवाला बाग, ये तो बात की बात है भाई, ये तो बात की बात है, ये बात है आपकी 1940 की, 1940 की, जब आई थिंक कैक्सटन हॉल नाम था उस हॉल का, ठीक है, आपने देखा भी होगा, वो विकी कौशल वाली मूवी है ना, कैक्सटन हॉल था, 1940 में मारा था, ये तो बाद में किया था, तब तक ये जैसे हमने बताया रेगिनाल्ड डायर मर चुका था। तो ये 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो एवरीवन वाज शॉक्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड क्या होता है, जो रिसेंट में आपने सुना होगा डेविड बेकहम को, ये करंट अफेयर की न्यूज़ है, डेविड बेकहम जो काफ़ी पॉपुलर फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर मतलब थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, तो डेविड बेकहम, इनको अभी नाइटहुड की उपाधि मिली, मतलब आप सर लगा सकते हैं आपके नाम के आगे, सर, ठीक है। तो वो चीज़ रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी, और गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल मिल रखा था। जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था कुछ, तो बोर वॉर्स चल रहे थे उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की वजह से उनको ये टाइटल दिया गया था, तो वो भी उन्होंने वापस कर दिया। अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा वही है कि उस पर खाना पूर्ति करने के लिए
हाँ, हंटर कमीशन इस्टेब्लिश करते हैं। हंटर कमीशन का, हंटर आयोग का, ये हंटर कमीशन को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हम याद हो 1881 में हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है, वो एजुकेशन कमीशन था। और ये है आपका कमीशन टू टू इन्वेस्टिगेट दी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसको। इसमें रेगिनाल्ड डायर की करतूतों को बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराया गया, गलत माना गया, बट उस पर कोई फ़ाइन या पेनल्टी नहीं लगाई गई। यहाँ तक कि एक इंडियन इंडेमनिटी एक्ट पास किया गया, जिसको वाइट वॉशिंग बिल या वाइट वॉशिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसके थ्रू पूरी कोशिश करी गई कि इसको बचा लिया जाए। यहाँ तक कि एक मॉर्निंग पोस्ट करके अखबार था, उसने फ़ंड कलेक्शन शुरू कर दिया रेगिनाल्ड डायर को बचाने के लिए। और उसमें एक वन ऑफ द फेमस फंड गिवर थे रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी पोएम्स और ये सब पढ़ाई जाती हैं आज के हमें स्कूल में, जिनको बिल्कुल बैन होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फाउंड किया, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। और ये 1919 में इस्टेब्लिश किया, ठीक है, 1919 में। इसको कंफ्यूज मत करना नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से, ठीक है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन को फाउंड किया था टी.बी. सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, और M.R. जयकर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। देन आते हैं अभी खिलाफत आंदोलन पे। खिलाफत आंदोलन का लेना देना कुछ इंडिया से नहीं था बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, और ये फर्स्ट वर्ल्ड एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुई थी, ठीक है। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, US, इटली, जापान, ये सब थे, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, है ना, ये जो ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर जो टर्की वाला है ना, उसको हम ओटोमन एम्पायर बोलते हैं। जो टर्की में बैठा हुआ था, टर्की वाला क्षेत्र, उसको ओटोमन एम्पायर बोला जाता है। ओके, तो ओटोमन एम्पायर हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, ये सब एक साइड थे। जीत किसकी होती है? ऑब्वियस सी बात है, उसमें बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी जो आपके क्या बोलते हैं एलाइड पावर थे, और एलाइड पावर की जीत होती है, सेंट्रल पावर की हार होती है। तो ओटोमन एम्पायर को कर दिया जाता है डिसमेंटल, ठीक है। यहाँ पे जो खलीफा बैठा होता है उसको खलीफा को निकाल दिया जाता है। इससे जो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी, जितना भी पूरा मुस्लिम समुदाय है, वो खफा हो जाता है, और इंडिया में भी उसका रिस्पॉन्स दिखता है एज खिलाफत मूवमेंट। ओके, खिलाफत मूवमेंट, ये खिलाफत आंदोलन शुरू होता है 1900, अगर बात करें 19 में, 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है। पहले तो एक खिलाफत कमेटी बनती है बाई अली ब्रदर्स। अली ब्रदर कौन थे? तो अली ब्रदर दो थे यहाँ पे आपके, मौलाना अली, मौलाना मोहम्मद अली, और शौकत अली, ठीक है। तो ये दो अली थे, अली ब्रदर्स थे। इन्होंने इसको खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया, और एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1919 में दिल्ली में, और इसको गांधी जी लीड करते हैं, ठीक है। और गांधी जी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं कि किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद हो एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट हुआ था 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद, उसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई जो ब्रिटिशर्स का मेन एम था कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देना, वो सक्सेसफुल रहा, और मुस्लिम से पार्टिसिपेट नहीं किया इस लालच में कि भाई हमें एक अलग से मुस्लिम प्रोविंस इस तरह से मिल जाएगी। खैर, तो यहाँ पे अब खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, और गांधी जी क्या करते हैं, साथ ही साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन लॉन्च कर देते हैं 1920 में, 1920 में, और दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन को। और तिलक स्वराज फंड भी बनाया जाता है 1921 में बाल गंगाधर तिलक जी की याद में, बिकॉज तिलक जी की डेथ रिसेंट में हुई थी 1 अगस्त 1920 को, 1920 को इनकी डेथ हुई थी, तो उन्हीं की याद में इसको बनाया गया, ठीक है। एंड लोकल लेवल पे भी स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे एका मूवमेंट होता है यूपी में, एंड ये वही 1920-21 के टाइम पे होता है एका मूवमेंट यूपी में। और मपिला मालाबार रिवोल्ट होता है 1920 में, अब 1921 में, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था जब 1857 रिवोल्ट वाला हम टॉपिक कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था मपिला रिवोल्ट पहले भी हुआ था, और ये मालाबार रिवोल्ट या मपिला रिवोल्ट, ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? तो जो मुस्लिम पेजेंट्स थे, ठीक है, पहले तो क्या था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में देखा कि एक्चुअली मुस्लिम पेजेंट्स सब किसके विरोध में थे? जो हिंदू ज़मींदार थे उनके विरोध में थे, और ये पेजेंट वर्सेस ज़मींदार ना होके मेन हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, तो जिसकी वजह से फिर बैकआउट कर गई यहाँ से कांग्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देन 1922 में क्या हुआ, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका नागपुर सेशन हुआ था यहाँ पे और कलकत्ता सेशन हुआ था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस। कैलकाटा का सेशन हुआ था, ये स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, और यहाँ पर अप्रूव किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, ये स्पेशल सेशन था, रेगुलर सेशन नहीं था जो ईयर एंड में होता था। ठीक है, ये जो है आपका नॉर्मल जो सेशन होते थे ईयर एंड में, वो था नागपुर सेशन, और इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया गया, एंडोर्स दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और यहीं पर कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल में मतलब खुद को वो किया कि भाई हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल करेंगे, जिसकी वजह से क्या किया गया, यहाँ पर एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर्स की फॉर्म करी गई थी इसी नागपुर सेशन में। ठीक है, और इसी सेशन के बाद ही जब कांग्रेस ने खुद को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल में झोंका, तो काफ़ी सारे बड़े लीडर्स जैसे कि एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इन सब ने रिज़ाइन कर दिया। और जब भी मैं बात कर रहा था इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की, वो यही नागपुर सेशन के बाद ही बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 1922 में क्या होता है, तो 1922 आते आते तक यहाँ पर 4 फेब, कहीं कहीं पे 5 फेब भी लिखता है, लेकिन आप 4 फेब यहाँ नोट कर लो। 4 फरवरी को चौरी चौरा, एक जो गांव पड़ता है गोरखपुर में, वहाँ पे होता ये है कि जो भीड़ होती है वो पुलिस स्टेशन में लगा देती है आग, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पुलिस वाले जल जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी इस वॉयलेंस को देखते हुए, इस हिंसा को देखते हुए, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, बरदौली सेशन में इसको अप्रूव भी कर दिया जाता है, जो कि कांग्रेस का होता है। लेकिन गांधी जी वापस क्यों लेते हैं, क्योंकि वायलेंस हो रहा होता है। गांधी जी जो है नॉन वायलेंस से किसी भी मूवमेंट को लीड करना चाहते थे। अब हुआ क्या, गांधी जी की अरेस्ट हो गई। यहाँ पे गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है, तो कांग्रेस जो है 2 सेक्शन में एक तरह से डिवाइड हो जाती है। मतलब उस तरह का डिवीजन नहीं है ये जैसे 1907 में हुआ था सूरत में, बट इसमें होता ये कि अभी तक क्या हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट चल रहा था। कैसे बॉयकॉट चल रहा था कि हम ब्रिटिशर्स की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद की चीज़ें यूज़ करेंगे। इसी वजह से खुद की यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। तो ये सारे काफ़ी सारे विद्यापीठ बन रहे थे, प्लस एक यूनिवर्सिटी भी बनती है जामिया मिलिया। ठीक है, तो ये सब इंडिजिनसली बनाई जा रही थी, सो दैट हमें ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो और हम काउंसिल्स का बॉयकॉट भी कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काउंसिल्स का भी बॉयकॉट चल रहा था, काउंसिल्स का भी बॉयकॉट चल रहा था। अब ये सब चल रहा था, तो जब गांधी जी की अरेस्ट हुई तो बात ये आई कि भाई सबको कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। तो एक सेक्शन जो बोल रहा था नहीं कंटिन्यू रखना है और कोई चेंज नहीं करना है, दैट वाज कॉल्ड एज नो चेंजर। और जब बोल रहा था नहीं अब हमें बॉयकॉट हटाना चाहिए, काउंसिल्स पे इलेक्शन लड़ने चाहिए, काउंसिल में जाना चाहिए विद एन एम टू एंड अमेंड द काउंसिल। ये पूछ सकता है आपसे इस तरह से स्टेटमेंट देके। ठीक है, टू एंड और मेंड द काउंसिल्स, कि भाई हम काउंसिल में जाएंगे या तो अपनी डिमांड मनवाएंगे ब्रिटिशर से, या तो कार्रवाई को चलने ही नहीं देंगे, या तो एंड कर देंगे या मेंड कर देंगे, या तो ख़त्म कर देंगे या चेंज कर देंगे। ये थे प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल जी, M.A. अंसारी, ये लोग थे। और इन्होंने फोकस किया कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। कंस्ट्रक्टिव वर्क वही है जहाँ पे आश्रम बनाना, ठीक है, ये सब काम करना, उसी को ही कंस्ट्रक्टिव वर्क बोलते हैं। आश्रम बनाना, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बनाना, ये सब इसी वही बोला जाता है उसको। ठीक है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जिसने कि बोला नहीं हम एंट्री करते हैं काउंसिल में, ये प्रो चेंजर्स हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि इन्होंने ही जो है पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, जिसको कि हम ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये 1923 का जो गया सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, वहाँ पर ये डिवीज़न होता है। वहाँ पर पहली बात तो इस तरह की मांग उठती है कि भाई मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब ये बात समझ में आती है कि नहीं हम दोनों लोग एक ही ट्रेन में नहीं जा सकते, तो 1922 का जो गया सेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर ही डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, 1922 का जो गया सेशन होता है दिसंबर 1922 में होता है। ठीक है, तो वहाँ C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ये मेन लीडर्स थे प्रो चेंजर्स के, जिन्होंने स्वराज पार्टी या ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। इसमें C.R. दास ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें C.R. दास ध्यान रखिएगा पहले प्रेसिडेंट बने और मोतीलाल नेहरू पहले सेक्रेटरी बने थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। देन गांधी जी तो इनिशियली इनका अपोज में थे प्रो चेंजर्स के, जब वो क्योंकि कहाँ पे थे, जेल में थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सपोर्ट किया प्रो चेंजर्स का भी। प्रो चेंजर्स की मेन इनकी अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने तो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस किया, इनकी मेन अचीवमेंट क्या थी,
तो ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो इन्होंने डिफीट किया पब्लिक सेफ्टी बिल को, ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल को। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में आया था, जो भी रेवोल्यूशनरी, जैसे कि वो मैंने आपको डिफेंस ऑफ इंडिया बताया था, कुछ वैसे ही था कि भाई डिपोर्ट कर देंगे कोई भी अगर हरकतबाजी करते पाया गया यहाँ पर, और कोई फॉरेन से आएगा तो उसको तुरंत डिपोर्ट कर देंगे। तो वही था पब्लिक सेफ्टी बिल 1928। और ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल, इसके अगेंस्ट में जो है इसको डिफीट करने का काम किया था ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी ने। बाद में ये स्वराज पार्टी भी डिवाइड हो गई रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में। तो ये थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। ओके, रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में ये भी फाइनली पार्टी बन गई। कौन कौन था उतना हमें डेप्थ में जानने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1924 में फिर गांधी जी जब वापस आते हैं जेल से बाहर निकल के, तो वो जो कांग्रेस का बेलगांव सेशन होता है उसको प्रिसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। एंड वी हैव रेड इट इज़ दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी। ठीक है, एंड गांधी जी ने स्वराज पार्टी को भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि इनिशियली अपोज में थे लेकिन बाद में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, इमरजेंस ऑफ गांधी। और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब वो जो हमारा साइमन कमीशन और जो भगत सिंह जी लोगों ने जो भी HRA HSRA जो सारी पार्टीज़ बनी, देन CDM, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 3 लेक्चर्स में, 3 और लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, 3-4 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में। एंड उसके बाद हम करेंगे अपना वही एंशिएंट से स्टार्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है एंड बताना आपको कितना आपने स्कोर किया। बाकी स्पॉटिफाई पे आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी के अवेलेबल हो चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, जो लोग के पास फैटमैन है, फैटमैन से रिवाइज करेंगे। आपको पहले करना है, बाद में करना है, साथ साथ करना है लेक्चर के, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ठीक है, टोटली ऑन यू। तीनों चीज़ करके देखो, विच सूट्स यू दी बेस्ट, जिससे आपको ज़्यादा लर्निंग होती है वो तरीका अपनाओ कि पहले करते हो फैटमैन को, देन लेक्चर करते हो, तब बढ़िया लगता है, फिर ड्यूरिंग द लेक्चर या फिर आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, लेकिन है तो उसका यूज़ ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, ये सारे PDF आपको अभी के लिए कहाँ पर, टेलीग्राम पे मिलते हैं, परमार SSC टेलीग्राम पे, बाकी कंपाइलेशन परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे।